वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना कैलाश शर्मा। और आज हम अपना रीड स्पेशल साइंस सीरीज में 14th मॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 तक हमने कर लिए हैं। जल्द ही आपके लिए स्पेसिफिक यानी लास्ट जो थोड़े दिन रहे हैं, जैसे कि आज लगभग लगभग आप मानोगे इसके हिसाब से 25 एक दिन या 20-25 दिन, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को यानी साइंस के क्वेश्चंस को केमिस्ट्री फिजिक्स के यहाँ जो है बाकी मैं करवा रहा हूँ। बायोलॉजी के स्पेसिफिक सर आपको करवाएंगे। और मैथ के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से अप्रोच करना है। लास्ट में 20 जो दिन है, ये दिन आपको किस तरह बढ़िया रोल प्ले करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक इस तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है अपने लेके आएंगे मैथ के लिए भी, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस आप आए तो फट से कर दीजिए। जैसे कि आपने देखा था 2023 वाले में एक क्वेश्चन आया था, कुछ कीमत जो है वो भार के वर्ग के समानुपाती ऐसा ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन जिसका देखा हुआ था उसने कर लिया, उसने नहीं देखा हुआ तो वो रह गया। तो हम इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप लोगों को मेरिट में आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सामान्य क्वेश्चन तो सारे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हम आयत वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, हम चतुर्भुज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनका दोस्तों एक प्रॉब्लम रहती है कि हम टफ क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस जो कोई नहीं करेगा, अगर हम वो क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारी सफल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें तैयारी किस तरह करनी है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, ये मैटर करता है। पढ़ने वाले तो बहुत है, बहुत है, लेकिन आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम वो भी लेके आएंगे जल्दी। आज हमारा 14th है, स्टार्ट करते हैं हम प्रभु का नाम लेके। ईश्वर से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने भी मित्र हैं, जो भाई बंधु हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता दिलवाए, एग्जाम में सफलता दिलवाए, न जिंदगी में भी सफल रखे इनको। प्रभु का नाम लेते हैं और नाम लेके अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी है कपूर का ऊर्ध्वपतन, ये तो उष्माशोषी है, इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, सांद्र अम्ल का तनुकरण ये आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, हम अम्ल को अम्ल को जल में मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? जल में, ठीक है, ना कि जल को अम्ल, जल को अम्ल में। ये नीचे वाला गलत है, नीचे वाला क्या है? गलत है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा उसमें इसमें उष्मा बनती है। तो ऊपर नीचे वाली अगर प्रोसेस करेंगे, हम पास में खड़े हैं, तो पॉसिबल है कि एसिड जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये ऑब्वियसली प्रोसेस कौन सी है? उसमें छेपी है। बिना मुझे चुनने के साथ जल की विक्रिया बिल्कुल कड़ी आपा घराम करेगा बा कड़ी जद करा जब वो घड़िया में गाला नहीं कड़ी ने पानी में देखियो ना, वो बहुत ही ताती हो जाए। जल का वाष्पीकरण ये उसमें शोषी प्रोसेस है। 2 नंबर और 3 नंबर ये वाला। एक यहां से मैं आपको बता दूं कि ठोस से ठोस से सीधा गैस में बदलना, ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से ठोस पूछ ले तो भाई, गैस से सीधा ठोस पूछ ले, इसे कहते हैं हम संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। इस बात को ध्यान रखना, संघनन है ये प्रोसेस। संघननी होगी, द्रव वाली भी संघननी होती है, वो आपने पढ़ी होगी वहां पे, नाम दिया हुआ है ये एग्जैक्ट क्लास के अंदर। 9th क्लास की एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया है वहां, तो ये नाम ऐसा कैसा दिया हुआ है संघनन, आप देख सकते हैं चाहे। निम्न में से कौन सा युगल, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ विद्वान बनाने की बात चल रही है, कि मैं आपको यहाँ साइंटिस्ट बनाने की बात चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि सर तो इस तरह के मतलब पजल करने वाले, ऐसा नहीं है। ये दरअसल एग्जैक्ट जो आंसर है हम उनकी बात कर रहे हैं, बस जो अपने को एनसीईआरटी में गिवन है, जहां से क्वेश्चन जो पुट होते आए हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको हमेशा याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, और मैं तो कहता हूं आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद ही कर लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। अब ये कौन सी विक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है, ये आप सारी बता पाएंगे। आप देख सकते हैं इस बात को। NaCl है, NaCl में से कॉपर धातु क्या विस्थापित कर देगा क्या? NaCl प्लस कॉपर क्या हटा देगा? नहीं हटाएगा। ये इसमें से क्लियर है बात। MgCl2, MgCl2, MgCl2 को क्या एल्यूमिनियम हटा देगा क्या? नीचे वाला कम रिएक्टिव, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं हटा पाएगा। FeSO4, आयरन प्लस सिल्वर, सिल्वर नीचे आ रहा है यहाँ और आयरन यहाँ है, नहीं हटा पाएगा। हाँ, सिल्वर AgNO3 में से अगर कॉपर है तो कॉपर इसमें ऊपर ही हो जाएगा। ये याद रख लेना दोस्तों, आएंगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। असंतृप्त कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? ये है वनस्पति तेल। कौन है वनस्पति तेल? डालडा नहीं, ये डालडा नहीं, डालडा तो बनेगा। ये वनस्पति तेल है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस तरह निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होता है ये? हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन जुड़ती है। असंतृप्तता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्तता को दिखाती है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड संतृप्त हो गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हें बोल देंगे वनस्पति घी। ये क्या है? वनस्पति घी बना है। वनस्पति घी मतलब डालडा। यहां से एक मैं आपको कमाल की बात बताऊं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो, घी क्यों जमता है? घी क्यों जमता है और तेल क्यों नहीं जमता? हम बात करें घी जम जाता है तो घी के जमने का कारण क्या है? घी क्या है दोस्तों? घी सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर से है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त संतृप्त होते हैं। कौन से होते हैं? ये संतृप्त। तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। यहाँ कार्बन 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 मान लो यहाँ, ठीक है। तो दूसरी भी इसी तरह की स्ट्रक्चर, तो एक दूसरे के ऊपर देखो कितनी शानदार ढंग से व्यवस्थित हो पा रही है। और यही तो सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे इनके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती और ये पास आते हैं, जम जाते हैं। लेकिन जब आप तेल की बात करोगे तो तेल क्या होते हैं? ये तो होते हैं संतृप्त। तेल क्या होते हैं? असंतृप्त। क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। अब तेल ऐसे रहता है, जैसे कि मान लिया इस तरह ये स्ट्रक्चर आ गई। अब जैसे डबल बॉन्ड आ गया ना एक जगह, असंतृप्त डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आने के साथ ही क्या होगा कि इसमें किंक आ जाएगा, मतलब ये मुड़ जाएगी कहीं से इस तरह। अब दूसरी कोई एक है, इसमें डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। अभी एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट होगी? कैसे भी नहीं एडजस्ट हो पा रही। और कैसे ही एडजस्ट नहीं हो पा रही तो इसमें कभी ठोस की स्ट्रक्चर नहीं आ पा रही। ठोस की स्ट्रक्चर नहीं आ पा रही तो ये नहीं जमता। लेकिन ये इस तरह सभी ऐसे ही है, तो इस तरह से बहुत बढ़िया व्यवस्थित हो जाएगा। और ये जो है ना, ये कार्बन को दिखा रहे हैं, आपको मालूम होगी कौन ना, इस वजह से कौन जमता है कौन नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा कथन सत्य है? जिंक जा रहा है यहाँ, जिंक में से ऑक्सीजन हट गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जड़न का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन का उपचयन हो रहा है,
कार्बन का उपचयन, ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। तो ये भी आप नाम लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पे। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। जड़ अणु का उपचयन हो रहा है, नहीं नहीं, कार्बन का उपचयन हो रहा है, नहीं नहीं, 1 नंबर और 2 नंबर, ए उत्तर इसका सही है। दोस्तों साउंड वगैरह में अगर कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं, हम इसमें इंप्रूवमेंट कर देंगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ जाता है? अमोनिया जो है N2 प्लस H2 NH3, ये हेबर प्रक्रम है, और यहाँ क्या चाहिए आपको? आयरन चाहिए। अब आयरन जो है वो आयरन की सतह पे ये विक्रिया होती है, तो ये हालांकि उत्प्रेरक की क्रिया विधि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अधिशोषण की वजह से होता है, ठीक है। अधिशोषण मतलब अंदर समा लेना, अपने अंदर ले लेना। और रसव शोषण उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिशोषण होगा, ये ठीक है, खींचे जाएंगे दोनों चीजें। अंदर अधिशोषण हो रहा है मतलब अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहां जो उत्प्रेरक की सतह पर कोई केमिकल आएगा ना, वो केमिकल जमेगा केमिकल बॉन्ड से। किससे? केमिकल बॉन्ड से, यानी रासायनिक बंधों के द्वारा। अब रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ रहे हैं मतलब और भी स्ट्रॉन्ग जुड़ रहे हैं, तो ये तो एक दूसरी सी प्रोसेस है, दोनों एक जैसी सी प्रोसेस है। अधिशोषण में जरूरी नहीं केमिकल बॉन्ड बने, बट इसमें केमिकल बॉन्ड बनेंगे, उसे ही रसोशोषण कहेंगे। तो विशोषण क्या होता है? विशोषण होता है कि कोई सतह है, उस सतह से वापस बाहर कंपाउंड का निकलना, बॉन्ड का टूटना, ये होता है विशोषण। तो इसके लिए क्या उत्तर हो गया? विशोषण। रसोशोषण क्या होता है? केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ना। अगर आपको दोस्तों क्लास स्लो लग रही है या फिर कोई ऐसी जानकारी है जो आप चाहते हैं कि भाई ये तो आई नो, इस तरह की कोई जानकारी है, तो आप क्लास को फास्ट 1.5 की स्पीड में भी करके देख सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? उत्पाद की मात्रा नहीं, सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? सक्रिय ऊर्जा। देखो कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अभिकारक होंगे। क्या होंगे? अभिकारक होंगे। ये अभिकारक जो है ये जब उत्पाद में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? उत्पाद में। तो उत्पाद में बदलने के लिए यहाँ दो तरीके के बैरियर काम करते हैं, दो तरह के बैरियर काम करते हैं। दो तरह के बैरियर कौन सा? एक तो ऊर्जा का, एक तो ऊर्जा का, और दूसरा विन्यास का, दूसरा विन्यास का। विन्यास से हमें एक बार कोई लेना देना नहीं है, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा का मतलब ये कहते हैं कि कोई भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष ऊर्जा में हमेशा कम से कम एक बार वो विशेष ऊर्जा हासिल करनी पड़ेगी। ऊर्जा का विशेष मान जो है वो हासिल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि वो ऊर्जा अपने पास रखे, उतनी ऊर्जा उत्पाद के पास हो, उतनी ऊर्जा नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार उस ऊर्जा की वैल्यू को क्रॉस करना पड़ेगा, और जो वो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? देहली ऊर्जा। यानी एक बार इस देहली ऊर्जा से ऊपर जाना पड़ेगा, एक बार कम से कम जाना पड़ेगा। अगर नहीं जा पाए तो वो अभिकारक कभी उत्पाद में नहीं बदलेगा। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी देहली ऊर्जा। दूसरी बात, सभी कोई भी अभिकारक है उनके पास खुद के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो उनके पास जो खुद के पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं औसत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा ऊर्जा बोलते हैं? औसत ऊर्जा बोलते हैं। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? औसत ऊर्जा। उनके पास खुद के पास एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी। अब खुद के पास तो है, पहुंचना कहां तक है? दिल्ली तक। खुद के पास उनके पास कुछ ऊर्जा है और पहुंचना कहां तक है? दिल्ली ऊर्जा तक पहुंचना है। तो उनको और कितनी चाहिए? और उतनी जितनी ऊर्जा चाहिए वो है दिल्ली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। वे इतनी उनके पास है, और एक बार बदलने के लिए दिल्ली ऊर्जा चाहिए, तो माइनस कर ले, इतनी ऊर्जा उनको चाहिए। ये जो ऊर्जा होती है ये होती है सक्रिय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? सक्रिय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रिय ऊर्जा। और जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति करवाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरह ग्राफ ड्रॉ होता है। इस तरफ क्या है? इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ क्या है? एनर्जी एक्स एक्सिस पे। यहां से स्टार्ट किया है क्योंकि अभिकारकों के पास इतनी ऊर्जा तो थी, तो ये है ई ए, ये सॉरी एवरेज एनर्जी। कौन सी ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है ये? औसत ऊर्जा। ये है यहां से यहां तक वाली कौन सी ऊर्जा? औसत ऊर्जा। ठीक है। और इस तरफ अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, अभिक्रिया क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है, आगे बढ़ने। तो ये जो लेवल है
ये है दहली ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का, दहली ऊर्जा का। और यहां से यहां तक ये जो ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ई ए, एक्टिवेशन एंथैल्पी। ये तो है ऊपर वाला उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति हो, क्या हो, अनुपस्थिति हो। अब जब ये जो है ये भी ई है, बट ये कब है, ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में है तो ये क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो वास्तव में क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा कम होती है। ये ग्राफ है, ये आप लोग ग्राफ आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ग्राफ पे प्रश्न आते हैं, मैं इसको स्पेशली एक्सप्लेन कर दूंगा उत्प्रेरक वाले टॉपिक को। निम्नलिखित से कौन सा रसायन विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। विलियमसन सतत इथरीकरण ये क्या है, इथर के बनाने की अभिक्रिया है। करण लगना मतलब वो एक प्रोसेस होती है, और इथरीकरण मतलब इथर बनने की प्रोसेस। इसके अंदर होता कौन है, उत्प्रेरक का काम करता है H2SO4, उत्प्रेरक का काम करता है H2SO4। कैसे, इथरीकरण अभिक्रिया है क्या, विलियमसन सतत इथरीकरण अभिक्रिया क्या है कि C2H5OH एल्कोहल ले लिया, ठीक है, एल्कोहल की H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो ये क्या कर देगा, C2H5O C2H5 ये बना देगा, ठीक है। बनाएगा कैसे, C2H5OH जो है ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ, यहां से निकलेगा ये H प्लस और HSO4 माइनस, या फिर OSO3H, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ये दोनों एक ही बात है। तो ये H प्लस और ये OH ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, C2H5OSO3H हो जाएगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसके पास, कौन सा, C2H5OH का ये वाला मॉलिक्यूल आएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से H निकाल लेगा, ये क्या निकाल लेगा, H निकाल लेगा। चाहे तो आप इस इतने के साथ OH ऐड कर दो, चाहे इतने के साथ H ऐड कर दो, तो बाकी जो रह गया वो क्या जाएगा, C2H5, यहां से ये O रह गया, SO3, H ने क्या कर लिया, OH निकाल लिया पूरा, और पीछे रह गया C2H5 रह गया। यानी कि आप यहां से अगर SO3H निकलवाओ तो यहां से क्या निकल जाएगा, OH पूरा निकल जाएगा, ठीक है, OH पूरा निकल जाएगा। और अगर आपने यहां से क्या निकलवाया, यहां से पूरा OSO3H निकलवाया, तो उस टाइम क्या निकल जाएगा, अकेला H निकल जाएगा, H और प्लस में OSO3H, यानी जिसको हम क्या लिखते हैं, HSO4 लिखते हैं, ये और ये प्लस वाला ये मिलकर क्या बना लेंगे, वापस H2SO4 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, H2SO4, और बन क्या जाएगा, कमांड बनेगा। इसका नाम है एथोक्सी एथेन। क्या नाम है इसका, एथोक्सी एथेन। ये है विलियमसन सतत इथरीकरण, सतत इथरीकरण है, बाकी दूसरी अलग होती है। कॉल आ रहा है शायद, बाद में रिसीव करेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है कि असत्य कौन सा है दोस्तों, असत्य। और काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन, आप देखना कैसे है कि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चली गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, क्या हो गया, उपचयन। मतलब मैं क्या बोलूंगा, अगर ऑक्सीकरण बोलूं तो भी ठीक है, ऑक्सीकरण बोलूं तो भी ठीक है। अब हम ये कहेंगे इसके लिए कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है लेड में, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड लेड में अपचयित हो रहा है, लेड में अपचयित हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम, लेड ऑक्साइड, ना कि लेड अपचयित हो रहा है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, ना ना, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ना ना, कार्बन उपचयित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। 3 नंबर और 4 नंबर सही है, 1 नंबर और 2 नंबर गलत है। ध्यान रखना, इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, गलती ना करें हम। उपचयन विक्रिया का उदाहरण है,
उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। संक्षारण और विकृतगंधिता दोनों इस बात के उदाहरण है। हालांकि संक्षारण जो है, अगर आयरन के संक्षारण की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये तो एक तरह की इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी है। ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैसे? ये ऐसे है कि आयरन जो है वो Fe+2 फॉर्म करता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये हो गया एनोड। क्या बना लेता है ये? एनोड। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो H2O है वो वहां की CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है, जो कि बाद में क्या फॉर्म करता है? H+ HCO3-। अब ये जो H+ है, अब ये जो H+ है, ये इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या फॉर्म करता है? H2O। क्या फॉर्म करता है? H2O। बैलेंस करने के लिए, और ये करता है कैथोड की तरह। किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह काम करता है। टोटल रिएक्शन हम लिख लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखनी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ 4 है। तो टोटल लिखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इलेक्ट्रॉन लिखे रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, वहां भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Fe+2 प्लस में 2H2, ये टोटल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ इसके लिए जो होता है ई एनोड, जो है ई एनोड होता है 0.44 वोल्ट माइनस में, और ये ई कैथोड इसके लिए क्या होता है? ई कैथोड होता है 1.23 वोल्ट। और टोटल हम फाइंड करना चाहते हैं ई सेल। ई सेल अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड कितना है? 1.44 माइनस, और ई एनोड कितना है? माइनस, सॉरी 1.23। क्या ये 1.23? 1.23 माइनस माइनस 0.44, ये हो गया 1.23 प्लस 0.44 और 1.67 वोल्ट। तो आपने देखा संसारण इस तरह की विक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विक्रिया किसका उदाहरण है? NH3 5O2 अन्नो और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। पहला तो ये कि यहां से आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, यहां से ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन कहीं भी नहीं है, उदासीकरण कहीं भी नहीं है। उपोपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। नाम ही, हिंदी वाले नाम भी कुछ इस तरह ही है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का क्या हो गया? नाइट्रोजन में क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या हो गया? नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो ली तो नाइट्रोजन का तो हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीजन में कौन ऐड हो ली? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो दोनों विक्रिया है तो उपचयन। 1 और 3 नंबर इसका सही एग्जाम्पल है। ठीक है, देख लेंगे हम आराम से। जल्दबाजी जल्दी शैतानी का काम है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा कि अगर आपको आ रहा है ना तो आप कर लेंगे। एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ऐसा जो गुण है वो है द्रव्यमान। बंद निकाय है, इसने कहा है बंद निकाय मतलब बाहर नहीं आना कुछ। द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं? अभिक्रिया को संतुलित भी करते हैं। कण का विन्यास, आप इसमें पजल हो सकते हैं। ये कण का विन्यास जो है, आप अभिकारक चेंज कर रहे हो, अभिकारक के अंदर नए कंपाउंड बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नए तरह के अणु बनेंगे तो नए तरह के कण होंगे, उनका विन्यास भी अलग तरह का होगा। अभिविन्यास बिल्कुल बदलेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनियम का तो क्या आएगा? NH4 आ जाएगा, इसकी वैलेंसी +1 होती है, और यहाँ इसका क्या आ जाएगा? H2SO4 में से सल्फेट आएगा, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। ये इसके पैरों में, इसके पैरों में क्या बन जाएगा? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है,
FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? FeCl3 का FeCl2 में, FeCl3 यहाँ क्या था, यहाँ +3 था, Fe यहाँ क्या है +2 है। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ये अपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे? 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में, 1 केजी में, ठीक है। अब देखिए 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, हमें ये बात देखनी है। हमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी, ठीक है। 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। और अवोगाद्रो नंबर मतलब एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 6.023 × 10 की घात 23। दो 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 कर दो, चाहे 2 3 कर दो, एक ही बात है। कुल इतने इलेक्ट्रॉन एक मोल में, और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होगा भाई, एक पेंसिल का वजन 2 ग्राम, तो 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का वजन कितना होगा, 5 × 10 ग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई 6.023 × 10⁻23। बस आसान सी बात। 1 केजी कुल है और 1 मोल का भाग दे देंगे, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन का वजन का भाग दे देंगे, कुल मोल आ जाएंगे। बस -31 गुणा 6.023 × 10 की घात 23, ठीक है। ये वैसा ही काम है कि एक 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 पेटी का वजन, एक सेब की पेटी का वजन 1 किलो है, और एक सेब का वजन जो है वो 250 ग्राम है। तो बताइए कुल कितने सेब होंगे। बस एक मोल का वजन इतना है, कुल वजन इतना है, बताइए कितने मोल होंगे। सेम सी कहानी है। तो 1/9.1 गुणा 6.023 और 10 की घात 23 है, 10 की घात 31 है, 7 और 1 8 हो गए, ये ऊपर चले जाएंगे, और 10 की घात 8 9.108 है, ये भी एग्जैक्ट देख लो आप, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के लिए विद्युत अपघटन करने पर सही कथन है, एलडीसी 2018 का क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O ये होता है ब्राइन सॉल्यूशन, इस बात को भी ध्यान रखना। इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, क्या पास करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बनता है, NaOH बनता है, H2 बनती है, प्लस Cl2 बनती है। इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, क्लोर क्षार अभिक्रिया। 10वीं क्लास की किताब में ये एग्जैक्ट गिवन है। NaOH बनता है कैथोड पर, कहाँ बनता है, कैथोड पर। H2 कहाँ बनती है, कैथोड पर। कहाँ बनती है, कैथोड पर। क्लोरीन कहाँ बनती है, एनोड पर। कहाँ बनती है, एनोड पर। हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ मार्गरीन बनाने में भी होता है। किसमें बनाने में होता है, मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन क्या होता है, नकली मक्खन। क्या होता है, नकली मक्खन। कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, सही है। कैथोड पर सोडियम बनाओगे, कैथोड पर क्लोरीन बनाओगे नहीं। इनके उपयोग है, सभी जितने भी है उन सबके उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपचायक कारक तथा ऑक्सीकरण कारक दोनों की तरह व्यवहार करती है। दोनों की तरह व्यवहार करने वाली जो गैस है वो है यहाँ SO2। क्यों करती है, क्योंकि SO2 है जो यहाँ पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये है +4, ठीक है। अब +4 जो है इसकी बजाय ये +6 ज्यादा स्टेबल होती है, तो या फिर तो ये यहाँ जाए, या फिर सल्फर जो है -2 की स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है तो ये यहाँ आए। अगर +4 से +6 गया तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी अब ये अपचायक की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, अपचायक की तरह। इसका खुद का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन कर देगी। और यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगी, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगी। तो ये दोनों की तरह काम कर सकती है, ठीक है। ये लॉजिक है इस तरह के। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है सीधा रैंडम, तो आप इस तरह लॉजिक लगा के आंसर फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में किस स्पीशीज का अपचयन हो रहा है, अब आप देख ले।
अपचन जो है वहां कॉपर जो है यहां से ऑक्सीजन हट गई, तो ये अपचन है। क्या है? ये अपचन है। अब देख लो आप, ये बुक वाले ही हमें कई बार क्या करते हैं, यहाँ C2 आप कह दो इस तरफ, यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का तो नाम नहीं दिया आपने, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड का तो नाम नहीं दिया यहाँ। आप कह रहे थे क्यूप्रस ऑक्साइड पूरा लिखा जाएगा, नहीं दे रहा तो वो नहीं दे रहा है। इस बात के लिए हम उसके साथ जिद नहीं कर सकते कि आप इसके लिए हमें बोनस दो। विवेक, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है? उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 किसका किया जा सकता है? देखिए, इसमें हम करते हैं H2O2 का। किसका? H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। करते कैसे? होता क्या है कि वास्तव में लेड जो है, लेड जो है, जो व्हाइट पिगमेंटेड होता है, वो क्या कर लेता है, ऑयली जैसे अच्छा, ऑयली पेंटिंग्स के लिए स्पेसिफिक किसके लिए है ये भी बता दूं मैं, ऑयली पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए? ऑयली पेंटिंग्स के लिए है। तो इसमें क्या होता है, लेड जो होता है ना, लेड वो क्या कर लेता है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है, इन्वायरमेंट में H2O वगैरह गैस होती है, तो क्या बना लेता है, लेड सल्फाइड, जो होता है ब्लैक पिगमेंटेड। क्या होता है? ब्लैक पिगमेंटेड, यानी कि ब्लैक होने लग जाती है इमेज जो है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डाला H2O2, यहां से मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, लेड सल्फेट। क्या बना लेगा? लेड सल्फेट। ये होता है व्हाइट पिगमेंटेड। क्या होता है? व्हाइट पिगमेंटेड। तो वो साफ दिखाई देने लग जाती है तस्वीर। तो H2O2 है। ठीक है, मैं आपको कारण साथ में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कारण से चीजें याद रहती है। अगर आप लोग इसको कहानी बना के नहीं देखेंगे ना, तो इनको देखने का कोई फायदा नहीं है। वो आपके सामने आंसर आएगा और आप सोचेंगे यार पढ़ा तो था, पढ़ा तो था, पढ़ा तो था, फिर याद नहीं आता। और इस तरह से तो गलत ही होते हैं क्वेश्चन। जब एक कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर की छड़ को डालना है सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में, कॉपर की छड़, ये कॉपर की छड़ को डाल दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट में। अब हमें मालूम है कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो CuNO3। ठीक है, तो कॉपर जो है यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ +2 में आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना भी ऑक्सीडेशन में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचय उपचय अनुमापन यानी टाइट्रेशन जो 12वीं क्लास के अंदर हम करते हैं, वो ब्यूरेट पिपेट वाला, वो ऐसे हम अंदर लेते हैं, वो अंदर ही चली जाती है, वो वाला में प्राथमिक मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक मानक के तौर पर देखना, वहां आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, मैं इसके लिए स्पेसिफिक एक सोर्स तैयार कर दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन प्राथमिक मानक वहां होता है। आप देखना कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन गिवन है आपको, इतना इतना ये ऑक्जेलिक एसिड का, इस तरह का आपको दिया होगा। अच्छा, फेरस अमोनियम सल्फेट का भी दिया होता है आप इसका, और मीडियम जो है, जो मीडिएटर है, वो भी आपको गिवन होता है कि आप KMnO4 का यूज करो या फिर आप किसी और का यूज कर रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दरअसल हम प्राथमिक मानक के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो जो नॉन हो पूरी तरह, और बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ, एकदम फिक्स कंसंट्रेशन के साथ उसका क्या किया जा सके, कोई सॉल्यूशन तैयार किया जा सके, और लंबे समय तक छोड़ने पर भी उसकी सांद्रता बदले ना। इसलिए आप देखना वहां में दिया जाता है किसका, फेरस अमोनियम सल्फोट का, जिसे क्या बोलते हैं, मोर साल्ट, मोर लवण। एक K2Cr2O7 का हो सकता है, एक ऑक्जेलिक एसिड का हो सकता है, एक अन्य 2CO3 का हो सकता है। इस तरह के सॉल्यूशन को अपने को ये गिवन मिल सकते हैं। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह बड़े बड़े तौर पर आ चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, लेकिन इस तरह का तो सिल्वर नाइट्रेट का हम यूज कम करते हैं, महंगा कंपाउंड है। और द्वितीयक के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? द्वितीयक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, हम KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। KMnO4 को प्राइमरी के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि ये वही बात है
कि इसकी जो कंसंट्रेशन वो फिक्स नहीं रहेगी, थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगा नेचर से, इन्वायरमेंट से कुछ चीजें। तो KMnO4 लिया, और फेरस सल्फेट हो लिया, ठीक है, इस तरह का HCl हो लिया, इनका यूज किया जा सकता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकारक है KMnO4, और ये दोनों ही ऑक्सीकारक है, इस बात का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायक कारक के रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से ये सारे के सारे आप देखोगे ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे के सारे। ये एक है Na2SO2, Na2S2O4, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है, ये किस तरह काम करता है? ये इस तरह काम करता है कि Na, अच्छा यहाँ आप देखो, N इसकी तो जरूरत नहीं है, Na2S2O4-2, ये इस तरह की स्टेट के अंदर है, यानी यहाँ सल्फर जो है वो आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा? H2O4। यहाँ देखोगे तो सल्फर आपको कौन से मिल रहा है? +3 में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? +3 में मिल रहा है। तो ये रिडक्शन मतलब खुद ऑक्सीडेशन चाहेगा, तो ये यहाँ से आसानी से SO4 में जा रहा है। किस में जा सकता है? SO4 में जा, सॉरी SO मतलब S+4 में जा सकता है आसानी से। SO2 के अंदर, SO3 के अंदर जो मोर स्टेबल है, SO3 से भी SO3 ज्यादा स्टेबल है, तो +3 से +4 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? यहाँ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, HSO3- इसमें भी आएगा, तो भी देखो 3 2 6 और 6 6, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2 हो गया, -2 3 2 6, माइनस का 6 हो लिया, ये प्लस का 1 हो लिया, इस तरफ ले लिया कितना? माइनस का 5, माइनस का 5 हो गया, ठीक है। और आगे जाएगा तो ये माइनस का 1 चार्ज है ही सामने, ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? +6। तो मतलब ये ज्यादा भी जा रहा है, मोर ऑक्सीडेशन, +3 से +4 +5 +6 की ओर जा रहा है, तो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस वजह से निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? नहीं होती है तो वो सेम वही, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में होनी चाहिए। क्लोरीन जो है वो आयोडीन को कर सकता है, ठीक है। जिंक जो है वो मैग्नीशियम को, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को कर सकता है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, रिएक्शन नहीं होगी। आंसर नंबर 2। ये बस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नीचे की कहानी है और कुछ खास नहीं है। जब सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत विश्लेषण किया जाता है तो एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाली सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको एनोड और कैथोड पे हमें करना है, एनोड और कैथोड पे करना है। ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं? प्लेटिनम के हैं। तो सिल्वर जो है वो किस ओर चला जाएगा? वो तो चला जाएगा, सिल्वर जो है प्लस है तो ये कैथोड पे चला जाएगा, किस ओर चला जाएगा? कैथोड पे चला जाएगा। तो चांदी जो है वो कैथोड पर जमा होती है, चांदी कैथोड पर जमा होती है, चांदी कैथोड पर जमा होती है। ये वाला भी सही हो सकता है, इसकी कहानी नहीं है। ये वाला सही, ये वाला सही। हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, नहीं नहीं, हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त नहीं होगी। जो इसका जलीय विलयन है इस वजह से H2 हो जाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? एनोड पर जाएगी, तो ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। दूसरा सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। कल को अगर यहाँ चांदी का अगर अपने पास क्या हो? इलेक्ट्रोड हो ना, चांदी के इलेक्ट्रोड हो, चांदी के इलेक्ट्रोड की जगह चांदी का इलेक्ट्रोड लेंगे हम एनोड की जगह, तो ये चांदी जो है वो घुल घुल के कहाँ आती जाएगी? ये सोल्यूशन में आती जाएगी, और यहाँ से कहाँ जाती जाएगी? एनोड पे जाती जाएगी। यानी ये वो वाली कहानी हो जाएगी, कौन सी? जो हम कॉपर के लिए कॉपर को शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध कॉपर की छड़ को हम कैथोड पे लेते हैं और अशुद्ध की मोटी छड़ एनोड पे लेते हैं, ये वो वाली कहानी हो जाएगी। शुद्ध करने के लिए, चांदी को शुद्ध करने का काम आएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। ये 10th में क्वेश्चन आता है, एज इट इज रिएक्शन गिवन है। इसको हम हीट करेंगे तो पहले बनेगा FeSO4 और फिर बनेगा Fe2O3, फिर बनेगी SO2 प्लस SO3। तीसरा उत्तर। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपके सामने है, अब बताना है कि कौन सी किसके साथ मैच करिए। रासायनिक संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विअपघटन। आयरन प्लस वाष्प यानी कि Fe प्लस H2O वाष्प के साथ ही रिएक्ट करता है, ये आयरन ऑक्साइड बन रहा है।
इसका मतलब रिप्लेस हो गया, तो ये अभिक्रिया तो होगी विस्थापन। तो 3 नंबर क्या आ गई ए। इसका मतलब इन दोनों में से एक सी होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। अब बी क्या आ गई, 1 नंबर है या 4 नंबर है? बी कौन सी है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaNO3, ये द्वितीय विस्थापन हो रही है। द्वितीय विस्थापन का नाम ही नहीं है, द्वितीय अपघटन है। तो बी के आगे 4 नंबर ये वाला। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, द्वितीय अपघटन से नाम से देख लो, द्वितीय विस्थापन का नाम नहीं है। फोन। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसी वजह से नाइट्रोजन इजीली रिएक्ट नहीं करती। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये होता है परमाणु संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु संलयन के द्वारा। 1s2 यानी कि 1s3। ठीक है, ड्यूटीरियम, इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। और ये क्या है? ट्राइटियम। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ट्राइटियम। और ये दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ 2He4 बनता है, प्लस में एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, साथ में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो कहाँ? सूरज में। कहाँ मिलेगी आपको? सूरज में मिलेगी। सांद्र नाइट्रिक एसिड और तांबे से अभिक्रिया करके देता है। सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कि कॉपर की HNO3 के साथ अभिक्रिया, और वो भी कंसंट्रेटेड के साथ। अगर आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर नाइट्रेट तो बनता ही बनता है, और प्लस में क्या बनेगी? NO2। साथ में क्या बनेगी? NO2। सांद्र है ना, इस वजह से क्या बनेगी? NO2। कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गिवन है यहाँ, नाइट्रस ऑक्साइड ही इसका नाम है, ये नहीं बनेगी। निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। जस्ते की HNO3 के साथ, HNO3 के साथ करवाएंगे आप, तो ये है इस बार एक्वस है, इसका मतलब ZnNO3 जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में H2O बनेगा, बट क्या बनेगी? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, N2O ये रहा। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड हो जाए तो, अगर HNO3 इसने एक तनु की जगह सांद्र बोल दिया, यानी कंसंट्रेटेड हो गया, तो क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2O बनेगा, लेकिन साथ में NO2 बनेगी। इस बात को ध्यान रखना, है ना। सांद्र और तनु का खेल है, सांद्र और तनु का खेल है। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? लोहे की कील को, उत्तर तो देखने की, आंसर तो बाद में देखेंगे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देगा, FeSO4 प्लस Cu। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग का। ये नीला रंग, इसका नीला रंग फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं, अब कॉपर आ गया। और ये कॉपर जो है ये भी उस आयरन की कील के ऊपर जम रहा है, तो उस वजह से उसका रंग भी भूरा हो जाएगा। तो पहला ही उत्तर सही है, सफेद नहीं, एवरेट नहीं, आसमानी रंग पूरा, नीला रंग पूरा नहीं, ये है। ठीक है, ए ऑप्शन। इसी के साथ अपने जो है वो ऑप्शंस सारे कंप्लीट होते हैं। ऑप्शंस क्या, सॉरी, क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मटेरियल काफी बढ़िया ढंग से क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिले और आप लोग सफल हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।